Hello guys, welcome to Pathak classes today. My name is Manojit Pathak and today जो हम टॉपिक करने वाले हैं इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक टाइप। ठीक है, ये टॉपिक आपने कई जगह पर शायद पढ़ रखा होगा। यहाँ पे मैं इसको एक सिंपल तरीके से बताने की आपको कोशिश करूंगा ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि आप जब भी इस टॉपिक को कहीं पर पढ़ते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि डिटेल में आपको शायद बताया नहीं जाता होगा, और अगर आप प्रॉपर तरीके से करने जाओ तो डेरिवेशन को काफ़ी दिक्कतें करती है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कुछ ऐसा अप्रोच यूज़ करने का जाके आपको बहुत आसानी से ये समझ आ जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक टाइप। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको मैथमेटिक्स का एक बहुत सिंपल सा एक लॉजिक समझाता हूँ। अब बोलेंगे सर क्या लॉजिक है, मैं बताता हूँ। ये लॉजिक अगर आप समझ जाते हैं तो ये जो मैं डेरिवेशन करने वाला हूँ ये काफी छोटे साइज में आपका डेरिवेशन हो जाएगा। ये लॉजिक क्या होता है बात को समझिए। देखिए, अगर सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक लाइन है, यहाँ पे ऐसा कोई लाइन है और आप मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से ऐसे लाइन खींच देता हूँ और यहाँ से लाइन खींच देता हूँ। अब सपोज कीजिए कि ये जो लाइन है अगर ये काफी छोटा होता है साइज में और ये डिस्टेंस काफी दूर होता है, ये पॉइंट यहाँ से काफी दूर होता है, तो कहीं ना कहीं ये एंगल जो है आपको एक टाइम के बाद बहुत छोटा नजर आएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सपोज कीजिए आपके पास यहाँ से एक छोटा सा लाइन है इस लाइन और आप इसको काफी लंबा ले रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, आप इसको और लंबा ले लीजिए। अब ये जो बीच का एंगल हुआ आप खुद सोच के देखिए कितना छोटा हो, बहुत छोटा, एक्सट्रीमली ज्यादा छोटा होगा। और इसको अगर मैं और पतला ले लूँ, इसको और दूर कर दूँ, ये एंगल और छोटा होता जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली आपका इक्वली हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींच लेता हूँ ऐसे लाइक दिस, या इसको इधर भी दिखा सकते हैं ऐसे परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, तो देखा गया जब ये एंगल आपका काफी छोटा हो जाता है, मतलब ये पॉइंट आपका काफी दूर और ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो ये जो आपका लेंथ है और ये जो आपका लेंथ है, जैसे मान लीजिए अगर आपका ए बी है और यहाँ पे सी है, ये जो ए बी है और आपका जो यहाँ पे ए सी है ये नियरली इक्वल टू एक दूसरे के इक्वली आ जाता है। लेकिन ये कंडीशन आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब ये लेंथ जो है वो काफी छोटा हो और ये पॉइंट जो है काफी दूर हो, जिसके चलते एंगल आपका एक्सट्रीमली छोटा हो जाए। सिर्फ तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे सर ये चीज आप अपने यहाँ पे क्यों समझा रहे हैं? अभी जो डेरिवेशन में करने वाला हूँ ये आपको, ये जो ट्रिक है आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। किस तरह से, चलिए देखते हैं। अच्छा, टॉपिक क्या है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल तो आपको पता ही होगा क्या होता है। दो चार्जेस होते हैं, एक पेयर ऑफ चार्ज होता है, एक प्लस होता है एक माइनस में होता है, मतलब ऑपोजिट साइड का होता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 2 कूलम है तो -2 कूलम, अगर 3 कूलम है तो -3 कूलम। ये जो दो चार्ज का पेयर बनता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है और ऑपोजिट साइड का होता है, ये जो पेयर होता है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, अच्छा चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है -q और यहाँ पे मान लीजिए आपका डायपोल है प्लस। ये पॉइंट आपका मान लीजिए A है, ये पॉइंट आपका मान लीजिए B है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आप मान लीजिए आपका है 2a। आपने जब पढ़ा होगा डायपोल का जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का, आपके बुक्स में लिखा होता है 2a। अब देखिए 2a के अलावा आप कोई दूसरा वैल्यू भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन वो एक सिंबल यूज किया जाता है अक्सर, आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी आपको दिख जाएगा, काफी जगह पे दिखा जाता है। तो उसी हम फॉर्मूले को, उसी वैल्यू को हम मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो ये डिस्टेंस अगर आपका 2a होता है तो आप सोच के देखिए ये जो डिस्टेंस है आपका a कहलाएगा, ये डिस्टेंस भी आपका क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। अगर आप देखते हैं ये डिस्टेंस आपका a कहलाएगा, ये डिस्टेंस आपका a कहलाएगा, तो मतलब टोटल डिस्टेंस आपका क्या आ गया, 2a आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट रैंडम कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है P। इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा इन दोनों चार्जेस के कारण, मतलब इस पूरी डायपोल के कारण। अब मान लीजिए यहाँ से आपने इस पॉइंट को ऐसे जॉइन कर दिया, ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस एंगल को आप थीटा ले लीजिए। इधर से आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, इसका आप नाम दे दीजिए R1 दे दीजिए, और इधर से आप इसको ज्वाइन कीजिए, इसका नाम आप R2 दे दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो आपका R है। अच्छा, ये आपका पूरा सिनेरियो है। इस पॉइंट का आप O दे सकते हैं। ओके, देखिए जब हम ये टॉपिक करेंगे उसके लिए ना हम सबसे पहले एजम्पशन लेते हैं। वो एजम्पशन क्या होता है कि आपने पहले भी काफी जगह पर पढ़ रखा होगा
कि डाइपोल जो होता है, डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको हम 2a बोलते हैं, वो बहुत छोटा होता है। वो क्या होता है? बहुत छोटा होता है। और आपका ये जो r है, मतलब ये p पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये p पॉइंट आपका काफी दूर है, मतलब आपका r का वैल्यू एक्सट्रीमली बड़ा है। मतलब आप कह सकते हैं ये आपका पहला असम्पशन है जो कि हम लेके चलेंगे कि आपका जो r है वो एक्सट्रीमली बड़ा है 2a से, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है? अच्छा, इस डायग्राम के अंदर हमें और एक चीज करना पड़ेगा, वो ये है, चलिए इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूं, यहां से ले लेता हूं। आप क्या कीजिए, यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए, इसका नाम दे दीजिए m, और इसको भी थोड़ा पीछे प्रोड्यूस कर लीजिए, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए, इसको नाम दे दीजिए n। अब ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा होता है तो ये भी आपका थीटा आएगा, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट आएगा। मतलब अगर आपका OMB जो है अगर वो थीटा होता है तो आपका जो यहाँ पे ANO है, सॉरी AON है, ये भी आपका थीटा आएगा। रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट है। अब बोलेंगे सर ये सारी चीजें, ये कंस्ट्रक्शन करने की क्या जरूरत है? इसकी कुछ रीजन से मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये R1 और R2 को निकालेंगे। अच्छा, क्यों? इसका रीजन क्या है? देखिए, जब आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कई सारे पॉइंट्स के कारण, कई सारे चार्जेस के कारण आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, तो आप क्या करोगे, इस चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या पोटेंशियल आएगा, इस चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या पोटेंशियल आएगा, उन सभी पोटेंशियल को आप क्या करते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड अप करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे क्या पोटेंशियल आएगा, और इस चार्ज के कारण यहाँ पे क्या पोटेंशियल आएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। फिर दोनों पोटेंशियल को क्या करेंगे, ऐड करते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्म निकालते हैं तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, कैपिटल के, जो कि 1/4πε0 होता है, फिर वहां पे चार्ज, जिस चार्ज के कारण आप नापना चाहते हो, और नीचे क्या होता है, डिस्टेंस। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं तो इस चार्ज के कारण जो यहाँ पे डिस्टेंस r1 उसकी मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए, और इसके कारण अगर निकालना तो मुझे r2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वही मैं पहले निकालूंगा। और इस चीज को निकालने के लिए जो ट्रिक मैंने अभी आपको बताया था वो आपको बड़ा हेल्प करेगा। किस तरह से, देखिए ध्यान से बात को समझिए। आपका जो ये डिस्टेंस है बहुत छोटा है, और ये पॉइंट भी आपका काफी दूर है, क्योंकि आपका r काफी दूर है, काफी बड़ा है। उसके चलते मैंने भी आपको बताया था यहाँ पे जो एंगल आएगा वो बहुत छोटा आएगा, और अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली आपका क्या आएगा, सेम आ जाएगा, है ना। अभी मैंने आपको बताया था जब कोई लेंथ इतना बड़ा हो जाता है तो अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। अब लिखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल OMB, इसके अंदर हम cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपका यहाँ पे थीटा है तो ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो बेस क्या है आपका OM और हाइपोटेन्यूज क्या है A, तो OM आपका आ गया A cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के रख दीजिए। अब ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर भी हम cos थीटा लगाएंगे। इस ट्रायंगल का नाम है ONA। ठीक है, थीटा तो दोनों का सेम ही है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के चक्कर में। अब यहाँ पे ये आपका बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, ये आपका क्या है, हाइट है। तो बेस क्या आ गया आपका ON आ गया, और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, A आ गया। तो ON आ गया आपका A cos थीटा। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। अच्छा, अब हमें क्या पता है, सिंस R इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन 2, बहुत बड़ा है, उसके कारण ये जो डिस्टेंस है तो A है तो और छोटा हो गया, 2 है, ये अगर छोटा होता है तो A तो उससे ज्यादा छोटा होगा, और R आपका बड़ा है। आप खुद देखिए, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हो तो ये जो आपका PM है और ये आपका जो PB है वो नियरली इक्वल नहीं आएगा, नियरली इक्वल आएगा। अब ये PB क्या है आपका R2 है, आपका जो R2 है वो नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा, PM। आप इक्वल भी कह सकते हो, एक ही बात है। अब ये जो आपका PM है उसको आप कैसे लिख सकते हो, देखिए अगर आप इस PM को PO माइनस MO कर दो तो आपका आ जाएगा, इस PM को आप लिख सकते हो PO माइनस MO। PO क्या है आपका R, और MO क्या है, देखिए आपने निकाल के रखा है, OM या MO एक ही बात होता है। ये आपका आ गया माइनस A cos थीटा। मतलब
आप नियरली इक्वल टू बोल लो या इक्वल टू ही बोल लो, एक बात है r माइनस a cos थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल के रख देते हैं। उसी तरह देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की यहां बात करते हैं, देखिए जहां पे ये एंगल भी बहुत छोटा है, ये डिस्टेंस भी काफी छोटा है, जब मैंने यहां से परपेंडिकुलर खींचा था तो ये जो आपका डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक PA और आपका जो PN ये आपका नियरली इक्वल टू आ जाएगा, सेम आ जाएगा, मतलब आपका जो R1 है वो नियरली इक्वल टू PN इक्वल हो जाएगा। सेम लॉजिक, अब एक ही तो लॉजिक है, मैंने यहां से परपेंडिकुलर खींचा तो ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये काफी दूर तक और ये एंगल काफी छोटा है, तो ये PN इक्वल आ जाएगा, नियरली इक्वल। अब इस PN को आप क्या लिख सकते हैं, PO प्लस ON, इसको आप लिख सकते हैं PO प्लस ON। अब PO क्या है आपका, ध्यान से देखिए R है, और ON क्या है आपका A cos थीटा, ये ON बोल लीजिए, N बोल लीजिए, ये आपका आ गया A cos थीटा। तो R1 जो है नियरली इक्वल टू बोल लीजिए, इक्वल टू बोल लीजिए, बात एक ही है, वो क्या आ गया आपका R प्लस A cos थीटा। ओके, आप अपने बुक्स में कभी देखिएगा वहाँ पे R1 और R2 का जो निकालने का तरीका होता है, आप कोई भी बुक प्रेफर कर लीजिए, वहाँ पे एक भयंकर सा तरीका दिखाया जाता है, आधे से ज़्यादा बच्चों को वो समझ ही नहीं आता। वो तरीका मैं भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन वो बहुत हेक्टिक होता है, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट ये काफ़ी ईजी तरीका है, काफ़ी ईजी अप्रोच है, आप फटाफट इस चीज़ को निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये जो ट्रिक आप बता रहे हैं मैथमेटिक्स का, क्या ये प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसके लिए कोई टीचर आपका मार्क्स नहीं काटेगा, यू कैन अप्लाई इट थॉरली। इसके आगे चलते हैं, ठीक है, आधा का आपको यहीं पे हो गया, अब क्या करना है आपको, आपको तो R1 और R2 ही पता करना था ना, बाकी तो हम लगा ही देंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P जो कि VP, वो क्या आएगा, इसके कारण जब हम देखेंगे, अच्छा बताने से पहले एक चीज बता देता हूँ, बच्चे काफी कंफ्यूज हो गए इस चीज को लेके, जब आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाते हैं कहीं पे जैसे KQ/R, इस चीज का ध्यान रखना कि Q का जो साइन होता है, अगर मान लीजिए Q प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उस साइन को आपको यहाँ पर मेंटेन करना होता है। कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फील्ड का जब फॉर्मूला लगाते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, आमतौर पे चार्ज का मैग्नीट्यूड डालते हैं, मतलब प्लस है तो प्लस डालेंगे, माइनस है तो वो भी प्लस डल जाएगा क्योंकि मॉड के चक्कर में। लेकिन जब हम पोटेंशियल के टॉपिक्स करते हैं वहां पे चार्ज का जो साइन होता है उसको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चार्ज के साइन को मेंटेन नहीं रखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्लैरिफाई नहीं हो पाती। जब आप प्लस रखते हो तो हमें पता चलता है कि कहीं पे आपने अगर प्लस रखा है तो हायर पोटेंशियल में है, और कहीं पे अगर आपने नेगेटिव रखा है तो उसका मतलब है लोअर पोटेंशियल। अब खुद सोच के देखिए, अगर आप प्लस मेंटेन नहीं करेंगे साइन को और माइनस साइन को मेंटेन नहीं करेंगे, सामने वाला समझेगा कैसा कि कौन सा हायर पोटेंशियल है कौन सा लोअर पोटेंशियल है? तो साइन को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स कम बैक टू, अब मान लीजिए इस चार्ज के कारण मैंने यहाँ पे पोटेंशियल लिखा, अब इस चार्ज का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखना है, तो क्या लिखेंगे Q के फिर माइनस Q, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका R1, और इस चार्ज के कारण करेंगे इसका तो साइन प्लस है, अब Q लिखिए, और ये डिस्टेंस क्या है आपका R2, दोनों जगह से आप K और Q को कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा -1/R1 प्लस 1/R2, अब 1/R2 को पहले लिख लेते हैं, एक ही बात। अब देखिए R2 की वैल्यू क्या है, R माइनस A cos थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं R माइनस A cos थीटा, और यहाँ पे लिखिए R प्लस R1 की वैल्यू क्या है, R प्लस A cos थीटा। अब आपको क्या करना है, सिंपल है लॉजिक, एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम तो पता ही होगा आपको, एलसीएम अगर आप लेंगे R माइनस A cos थीटा और यहाँ पे R प्लस A cos थीटा, अभी R प्लस A cos थीटा यहाँ पे चला जाएगा और R माइनस A cos थीटा यहाँ पे चला जाएगा। अगर आप इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा प्लस साइन आ जाएगा, और इधर आपका K Q, अब आपका देखिए R और R कट गया, A cos थीटा क्या आ जाएगा आपका 2A cos थीटा, बाहर आपका K और Q लटका हुआ था, और इसको आप A माइनस B A प्लस B के फॉर्मूले में लगा सकते हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूले में, तो ये आपका बन जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया V। अब रुकिए, बात यहाँ पे खत्म नहीं, अब आती है असली बात। देखिए शुरू में हमने एजम्पशन क्या लिया था, R जो है वो 2A से काफी बड़ा है, और उसी एजम्पशन के चलते हमने ये सारे नियरली इक्वल टू वाले एजम्पशंस भी हम लिए थे। अब देखिए R अगर 2A से छोटा होता है
तो अगर मैं 2a का आधा कर देता हूँ a तो r से और छोटा हो गया, समझ रहे हैं? देखिए जब कोई चीज एक्सट्रीमली छोटा होता है ना, एक्सट्रीमली छोटा होने का मतलब है जैसे मान लीजिए वो 0.004 हो गया, 0.002 मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तभी तो बहुत एक्सट्रीमली छोटा है। मैं नेगेटिव में ले जाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप मान लीजिए 0 और 1 के बीच में भी रखते हैं 0.00009 ऐसा बहुत छोटा वैल्यू होता है, एक्सट्रीमली छोटा। जब कोई वैल्यू एक्सट्रीमली छोटा होता है मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, उसका अगर आप हायर पावर चढ़ाते हैं वो और छोटा हो जाता है। बात को समझिए गहराई से। अगर कोई वैल्यू 1 से ऊपर होता है मतलब फिर भी नॉमिनली बड़ा है, रिजनेबली बड़ा है, जैसे मान लीजिए 2 है, उसके ऊपर आप हायर पावर डालते हैं, स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ता जाता है। अगर आप 2 कर देते तो 8 आ जाएगा, 4 कर देते तो और आ जाएगा। लेकिन जब कोई चीज 0.00 समथिंग कुछ होता है, जैसे मान लीजिए 0.01 है, फिर इसका आप स्क्वायर करते क्या आ जाएगा, देखिए 0.0001। अगर आप क्यूब कर देते हैं तो 0.000001, देखिए कितना छोटा होता जा रहा है। तो जब कोई वैल्यू बहुत छोटा होता है उसके ऊपर हायर पावर चढ़ाएंगे तो और छोटा होता जाता है, और जब कोई वैल्यू बड़ा होता है तो उसके ऊपर हायर पावर चढ़ाएंगे तो और बड़ा होता जाता है। ठीक है, बड़ा वाला बड़ा होता जाता है, छोटा वाला छोटा होता जाता है अगर आप पावर को बढ़ाते हैं। तो आप देखिए r 2a से बड़ा है तो a तो 2a से भी छोटा है, तो a r से और भी ज्यादा छोटा है, बहुत छोटा है। तो मान लीजिए 0.0 समथिंग कुछ है, अब उसका आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो। बात को समझ रहे हो, उसका आप स्क्वायर कर रहे हो। तो कोई चीज जब बहुत छोटा होता है फिर उसका अगर आप हायर पावर चढ़ाते हो तो और छोटा हो जाता है, तो मतलब a स्क्वायर आपका क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, अच्छा और एक चीज है, अब अगर सब कुछ इतना छोटा है, आप खुद देखिए ये जो आपका एंगल है वो भी आपका बहुत छोटा आ जाएगा। जब ये एजम्पशन आप लेंगे ना ये बहुत दूर तक जाएगा। अब देखिए उतना बड़ा तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि मेरे इस बोर्ड से बाहर चला जाएगा, तो इसको आप बहुत बड़ा बनाएंगे, देखा कि ये जो थीटा है ना, ये थीटा भी आपका बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। जब ये बहुत छोटा आता है ना तो उस थीटा को आप नियरली इक्वल टू 0 के ही आसपास मान सकते हो। शायद वो थीटा का कुछ ऐसा आएगा 0.04 समथिंग कुछ या 0.00 समथिंग कुछ आएगा, तो उसको नियरली इक्वल टू आप 0 ही मान सकते हो। अगर आप उसको नियरली इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो आप खुद सोचिए cos 0 डिग्री क्या होता है, 1, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और a स्क्वायर जो है तो इतना छोटा उसको ना ले तो भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आपका जो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये जो वैल्यू है ये हम ना ले तो ही चलेगा, क्योंकि ये तो चलिए 1 बन भी जाए एक बार के लिए, ये वैल्यू इतना छोटा है और ये जस्ट बिकॉज़ इसके साथ चिपका हुआ है तो इस वैल्यू को ना ले तो चलेगा। तो आप लिख सकते हैं सिंस r जो होता है वो वेरी 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 ग्रेटर देन अगर a है, 2a से ही कर बड़ा है तो a से तो और भी बड़ा आएगा। देयरफॉर आपका जो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वाला जो ये पूरा टर्म है ये नियरली इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ r स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर cos स्क्वायर को आप हटा सकते हैं, हटा दीजिए तो रह क्या गया आपका सिर्फ नीचे r स्क्वायर। और एक चीज देखिए ये जो q into 2a दिख रहा है, अगर आपको बेसिक चीजें पता हो q into 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इन दोनों चार्ज में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो इस q2a को आप क्या लिख सकते हो, डाइपोल मोमेंट। वैसे डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है कि इसके ऊपर वेक्टर का साइन आता है, यहाँ पे भी वेक्टर का साइन आता है, लेकिन भाई अभी तो हम मैग्नीट्यूड लेके काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वेक्टर के साइन को डालने की कोई जरूरत नहीं। तो आप यहाँ पे लिखिए k, ये आपका हो गया p, साथ में हो गया cos थीटा और नीचे आपका आ गया r स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों मिलकर तो आपका r स्क्वायर बन चुका था। अब चाहे तो इस k को आप खोल भी सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लीजिए ये आपका आ गया पोटेंशियल एट अ रैंडम पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, देख लीजिए आराम से और उसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इस चीज को अगर आपको थोड़ा मॉडिफाई करना है, आप कहेंगे कि सर देखिए यहाँ पे जो p है उसको तो अपना मैग्नीट्यूड ले रखा है, लेकिन मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है, मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है। चलिए दिखा देते हैं, वेक्टर के फॉर्म में दिखा। लेकिन ये भी बात देखिए v जो है पोटेंशियल जो है वो आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो मुझे यहाँ पे p वेक्टर को डालना भी है और p वेक्टर के साथ मुझे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ताकि वहां पे जब उनका कॉम्बिनेशन बने यहाँ पे वेक्टर का साइन ना आ जाए, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी ना दिखने लग जाए, क्योंकि v तो वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं। बोले कि सर ये क्या कर सकते हैं आप, ऊपर से बाजू की दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है भी नहीं कि उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दो। आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर प्रोडक्ट बन जाता है। तो अगर इसके बाजू में कुछ होता ऊपर से cos थीटा भी उसका अगर डॉट प्रोडक्ट कर देता तो ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट के चक्कर में स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। लेकिन यहाँ पे अकेला वेक्टर बैठा हुआ है, इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करो तो किसका करो, किसका करो, है नहीं। चलिए इसके लिए दिमाग लगाते हैं। देखिए हमें क्या पता है, अगर दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है,
ए बी cos थीटा। पता है कि नहीं पता है? दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? ए बी cos थीटा, और ये पूरा स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, सपोज कीजिए ये जो ए है इसको मैं पी वेक्टर लिखता हूं जो कि डायगोनल है, और यहाँ पे जो बी वेक्टर है उसको मैं आर कैप लिखता हूं। आर कैप माने इस दिशा में जाने का जो डायरेक्शन है उसको आर कैप कहा जाता है, यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। और हम जब a डॉट b करते हैं हम करते क्या है? उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके cos थीटा करते हैं। अब देखिए p वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? p, और r क्या है? यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो आप यहां पे 1 बिठा सकते हैं, और साथ में क्या लगा उसको लिखने की जरूरत नहीं, और साथ में क्या है? cos थीटा। समझ रहे हैं? तो ये जो आपका p cos थीटा उसको आप क्या लिख सकते हैं? p वेक्टर डॉट r कैप लिख सकते हैं। ओके, तो इस p cos थीटा को आप लिख सकते हैं p डॉट r कैप। देखिए डॉट प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट भी हो गया, और डॉट प्रोडक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो ये पूरा क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अगर ये पूरा क्वांटिटी जो है वो स्केलर प्रोडक्ट ना बने तो आप इस बात को कैसे समझाएंगे कि ये जो आपका आउटपुट है वो आपका स्केलर है? समझ रहे हैं? तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट भी रह गया, ये चीज आपका मेंटेन भी हो गया, और देखिए ये आपका पोटेंशियल भी आ गया जो कि आपको स्केलर प्रोडक्ट प्रूफ करना है। इसको आप स्केलर के फॉर्मेट, वेक्टर के फॉर्मेट में ऐसे रख सकते हैं। मतलब अगर आपको ऐसे रखना है मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में, आप ऐसे भी रख सकते हैं। अगर इसको आपको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है तो वेक्टर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। लेकिन जब आप इसको दिखा रहे हैं तो आपका आउटपुट जो है वो भी स्केलर ही मेंटेन रह रहे हैं, क्योंकि आप इन दोनों का डॉट कर रहे हैं, उसका आउटपुट स्केलर आएगा, और वीपी आपका स्केलर ही होता है, पोटेंशियल आपका स्केलर ही होता है। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी। ये मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में दिखाया गया है, ये आपके वेक्टर के फॉर्मेट में दिखाया गया है। ओके, गॉट द पॉइंट? ठीक है, अच्छा, और एक चीज है, ये जो फॉर्मूला है ये हमने क्या निकाला है? पोटेंशियल। नॉर्मल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? जब किसी चार्ज के कारण आप निकालते हैं kq/r होता है। एक चीज का आपने ध्यान दिया होगा, नॉर्मल जब हम किसी चीज का पोटेंशियल निकालते हैं बिकॉज ऑफ अ सिंगल चार्ज, इवन फॉर मल्टीपल ऑफ चार्जेस, आपका जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल किसकी इक्वल आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ रहा है। मतलब आपका जो ग्राफ है वो ज्यादा ढलान देगा। ठीक है, कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि नॉर्मल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज और ड्यू टू अ डायपोल दोनों में क्या फर्क आता है? ऐसा क्या स्पेशल है इन दोनों में? मेन जो उसका डिफरेंस होता है वो ये होता है कि नॉर्मल जो एक चार्ज के कारण जो पोटेंशियल बनता है किसी पॉइंट पे, उसमें पोटेंशियल जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे क्या होता है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस। ओके, सो नोट कीजिए। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे सर इसके आगे क्या रखा हुआ है इस टॉपिक के अंदर? है थोड़ी सी चीज, छोटी सी चीज है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। वो ये है कि सपोज कीजिए मैं इस पोटेंशियल के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाना चाहता हूं। क्या कंडीशन? ये जो पॉइंट है इसको मैं मूव करा के दो जगह पे रखना चाहता हूं। एक, आप इस पॉइंट को मूव करा के ऐसे मूव करा के यहां पे लेके आइए, इसके एक्सिस के लॉन्ग लेके आइए, जो आपका डायगोनल मोड है उसके एक्सिस के लॉन्ग लेके आइए। एक वो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपका डायपोल है -2 और यहाँ पे डायपोल है +2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 है, ये आपका सेंटर है। आप ये आपका A था, ये आपका B था। मैं इस पॉइंट के अक्रॉस इस पॉइंट P को यहाँ से घुमा के नीचे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जब इस पॉइंट P को आप यहाँ से यहाँ तक घुमा के लेके आ जाएंगे, ये आपका केस 1 लिख लीजिए, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब आप एक्सिस के लॉन्ग चेक करना चाहते हैं उसका क्या है, और आपने इसको मूव करा के इधर के साइड लिया। देखिए जब आप इसको मूव करा के इधर के साइड लेके आएंगे, आपका देखिए पहले ऐसा था, ये ऐसे उठा हुआ इधर की तरफ है, आप कैसा हुआ, और आपको पता है डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन तो माइनस टू प्लस की तरफ होता है, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस टू प्लस की तरफ होता है, तो डायपोल मूवमेंट आपका इधर की तरफ है, और आप उसको इधर से ऐसे लेके आ रहे हैं, इस आर को ऐसे ऐसे लेके आ रहे हैं। आर वेक्टर इधर की तरफ है, अगर आप वेक्टर के फॉर्मेट में देखेंगे आर वेक्टर आपका इधर की तरफ है। आप जब उसको ऐसे लेके आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या आ गया? यहाँ पे जो है वो थीटा क्या आ गया आपका? 0 डिग्री आ गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर मान लीजिए अगर आप डाल देते हैं P cos 0 डिग्री 4 pi epsilon naught r², तो cos 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। ये आ गया P/4 pi epsilon naught r²। मतलब अगर आप एक्सियल पॉइंट पे इस साइड देखेंगे, किस साइड? जिस साइड आपका डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, तो आपका कुछ ऐसा है। अच्छा, अगर आप कहते हैं सर मुझे इस साइड नहीं उस साइड देखना होता तो क्या फर्क पड़ता? चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है,
एक्चुअल पॉइंट पे देखेंगे, लेकिन इस साइड देखेंगे, ये आपका -2 है, ये आपका +2 है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सेंटर है, और डिस्टेंस यहाँ पे 2 है। आपने इस पॉइंट को घुमा के इधर लेके आते हैं, इधर मतलब इस साइड लेके आते हैं। अब देखिए आपका r इधर की तरफ था, p आपका इधर की तरफ था, आप इस पॉइंट को घुमा के इधर के साइड लेके आते हैं, समझ रहे हैं? p इधर की तरफ है और आपका r इधर की तरफ आ गया, तो दोनों के बीच में आप देखिए, खुद देखिए एंगल क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों के बीच में एंगल क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मोमेंट इधर की तरफ है और आपने r इधर की तरफ रखा हुआ है, आपका r इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच एंगल क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, थीटा यहाँ पे आपका 180 डिग्री आ जाएगा, तो उसके चलते आपका vp क्या बनेगा, p cos 180 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। cos 180 क्या होता है, माइनस होता है, मतलब माइनस में आ जाएगा, लेकिन एग्जिस्ट करेगा, मतलब एट एक्सियल पॉइंट्स अगर आप उधर ले रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट है तो प्लस में आएगा, अगर आप उल्टे साइड ले रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट नहीं है तो आपका माइनस आएगा, मतलब vp जो आएगा वो या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। तो ये आपका आगे एक्सियल पॉइंट्स के केसेस है, ठीक है। एक्सियल पॉइंट का ही एक ही केस है, मैंने उसको दो तरीके से दिखा दिया, एक उस साइड एक इस साइड, सिंपल, प्लस माइनस में आएगा और वैल्यू आपका सेम आएगा। अब करते हैं दूसरी चीज, देखिए वो क्या है, लास्ट वो है इक्विटोरियल, मतलब अगर आप इस पॉइंट को इधर लेके आ जाते हैं, मतलब मान लीजिए केस 3 है आपका, एट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपके पास अगर -2 है और यहाँ +2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका 2a, ये सेंटर है, जो आपका सेंटर है वहां से आप बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर खींचिए, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल का सेंटर से परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हो, बोल क्या सकते हो, होता ही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो होता है। तो देखिए उसके चक्कर में आपका जो थीटा है तो आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, मतलब थीटा आपका क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। अगर आप vp के अंदर डाल देते हो p cos 90 डिग्री तो आपका क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, 0, तो आपका पोटेंशियल क्या आ गया, 0। मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, आप कहीं पे भी देखिए, बात को समझिए, आप इस लाइन के अक्रॉस कहीं भी देखिए, यहाँ पे 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 देखिए, आप और ऊपर चले जाइए, अगर ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर और थीटा अगर आपका 90 डिग्री रहता है तो हमेशा आपका क्या रहेगा, ये आंसर 0 ही रहेगा। उसी तरह से एक्चुअली कोई डिस्टेंस कुछ ऐसा मैटर नहीं करता, आप कहीं भी देखिए मतलब आपको वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे भी आप कहीं भी देखिए आपको वैल्यू तो मिलेगा, हाँ उसके वैल्यू में थोड़ा सा अदल बदल हो जाए, शायद थोड़ा बदल जाए। उसी तरह से यहाँ पे भी आप इस लाइन के अक्रॉस कहीं पे भी देखिए, कितना भी दूर चले जाइए और कितना भी करीब रहिए, जब तक आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर चेक करेंगे, जिसको हम इक्विटोरियल पॉइंट कहा जाता है, तब तक आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब आपका पोटेंशियल जो है एट इक्वेटोरियल पॉइंट, या आप बोल सकते हो ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, क्या होता है, 0 होता है। तो ये था आज का टॉपिक, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट, इसको एक सिंपल अप्रोच से करने की कोशिश करूं, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर सबसे जो डिफिकल्टी क्रिएट करता है वो होता है आपका R1 और R2 को निकालना। कई जगह पे इस चीज को देखा गया है, लिखा गया है कई सारे राइटर्स ने, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट अप्रोच यूज करते हैं। मैंने जो आपको अप्रोच बताई ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है, आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, स्कूल में भी आप यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली वैलिड, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग, आपको क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे आपको वो मेरे पेज में मिल जाएगा। तो चलिए ओके, आज के लिए इतना ही सही, वेलकम।